तो हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, और जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो आ रही है हमारी। और ये जैसे कि हमने कहा था कि हमारी वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 10th क्लास के क्वेश्चन पर आएगी। और 10th क्लास के जो समाजशास्त्र नहीं जो सामाजिक अध्ययन का और जो सोशल साइंस का जो मॉडल है उसको हम फिनिश करेंगे, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन फिनिश करेंगे। क्योंकि हमारा 10th क्लास का इंग्लिश का कोर्स लगभग हो चुका है, 80% हो चुका है। उसमें सिर्फ और सिर्फ MCQ रह गए हैं। तो MCQ की कुछ वीडियो अपलोड होना रह गई हैं, ओके है ना। कि मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और बता दूं अपने बारे में ज़रा। यूट्यूब जो चैनल है हमारा, उसमें क्या है कि हम रोज़ रोज़ एवरी डे 3 वीडियो डालते हैं। 3 वीडियो में एक वीडियो आती है छोटे बच्चों के लिए जो हिंदी इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं, या आप लोगों को अखबार की हिंदी इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं। तो है ना, अभी छोटे बच्चों का काम चल रहा है। और जैसे ही है ना, जैसे हम अखबार पे आते हैं तो आप लोग भी उसको देख लीजिए, आप लोग भी उससे एक्सरसाइज कीजिए। इतने में आपके बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद, ओके। तो अभी फिलहाल अपना फोकस आप यहाँ रखिए, ओके। और दूसरी जो है, हम आपकी एक वीडियो लेके आते हैं, 10th क्लास की जो वीडियो आती है वो लेके आते हैं। और तीसरी वीडियो जो हमारी है वो आती है UPSC पर। जो बच्चे तैयारी करते हैं, मतलब कि जो हमारे बच्चे हैं, मतलब बच्चे हमारे बच्चे नहीं, जो हमारे दोस्त हैं या जो हमारे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी UPSC की, है ना, तो उनके लिए वीडियो हमारी आती है। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि है ना, तो हमारी लगभग 3 वीडियो हमारी एवरीडे आती हैं, वो तो है ना। और फिर एक वीडियो हमारी जो आती है कभी, है ना, मतलब कि 3 दिन में 2 दिन में एक वीडियो हमारी आती है जो है ना कोर्स से अलग होती है थोड़ी सी। वो होती है मोटिवेशन वीडियो। इसमें जैसे कि मान लो कोई डाउट होता है, किसी को कोई टेंशन है, किसी को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, किसी को कोई बच्चा कंप्यूटर सीखना चाह रहा है, कोई बच्चा बिजनेस सीखना चाह रहा है, बिजनेस में उसको इंटरेस्ट है, तो वो इस प्रकार की वीडियो आती हैं हमारी, ओके। शायद अभी वीडियो हमारी अपलोड नहीं हुई है, ये वाली वीडियो बिजनेस वाली और कंप्यूटर वाली, लेकिन है ना मतलब जी मतलब क्या बोलते हैं, पड़ी हुई हैं लेकिन अपलोडिंग पर लगी हुई हैं, है ना। क्योंकि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियो का हमारा टाइमिंग है, तो हम सिर्फ 3 वीडियो डाल पाते हैं। लेकिन है ना, वीडियो हमारे पास में रखी हुई हैं सॉरी। और आपकी जो है, आपकी वीडियो जो है उसको भी आपकी जो 10th वीडियो है वो भी रखी हुई है थोड़ी सी, है ना। वो है ना कंटिन्यू डालते हैं, लेकिन है ना इंग्लिश की वीडियो भी है। तो देखो, इंग्लिश की वीडियो होती है, सोशल साइंस की वीडियो होती है, प्लस छोटे बच्चों की वीडियो होती है, प्लस एक जो UPSC बच्चे हैं उनकी वीडियो है। और अभी तो है ना, अभी काफ़ी सारी वीडियो आनी बाकी हैं, क्यों है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत बड़ी मतलब मैं है ना बता रहा हूँ आपके लिए। थोड़ा हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा है ना। वीडियो है ना वैसे भी लॉन्ग होने वाली है आज, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो मतलब कि जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आती उनके लिए वीडियो आ रही है हमारी। और 6th 7th 8th 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर और यहाँ तक के सारे बच्चों का जो भी मतलब जो भी डाउट होंगे उनके उस प्रकार से हम वीडियो उनकी लेके आएंगे, ओके। तो है ना, 6th 7th 8th की वीडियो अभी नहीं आ पा रही, क्योंकि हमारा विशेष ध्यान जो है वो बोर्ड के बच्चे हैं उनकी तरफ है, क्योंकि उनका टाइम है, उनके परसेंट अच्छी आ जाए इसलिए, है ना। क्योंकि एक परसेंट प्रिंट हो गई, एक बार उनकी मार्कशीट आ गई तो है ना, वो उनको दिक्कत फिर दोबारा आ जाएगी, क्योंकि है ना अगर है ना परसेंट लो नहीं होनी चाहिए। इस चक्कर से हम विशेष ध्यान जो हमारा है वो 10th क्लास बच्चों की तरफ है, ओके। और जैसे है ना इनके बच्चे के जो बच्चे बोर्ड के हैं उनके एग्जाम होते हैं, उसके बाद हम 6th 7th 8th की वीडियो लाएंगे, और 9th की, और जो आप लोग जो फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे तो है ना आप लोगों की वीडियो लेके आएंगे, ओके। उसी के साथ हम है ना जो भी सब्जेक्ट हैं उनको हम कवर अप करते चलेंगे, है ना। कौन सा कवर मतलब हम कौन सा सब्जेक्ट करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट नहीं करेंगे, तो है ना उस वीडियो को हम बाद में बताएंगे। उस वीडियो को हम शेयर कम करेंगे, हम सिर्फ डायरेक्टली है ना जैसे वीडियो हमारी आएगी वैसे ही हम शेयर करते रहेंगे, क्योंकि है ना हम हर चीज़ को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि आगे ये चैनल जो हमारा आइडिया है वो कोई कॉपी ना कर ले इस चक्कर से, ओके। तो फिलहाल वो अलग बात है। फिलहाल हाँ ये है, हम अपने जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और जिन बच्चों को स्कूल में समझ नहीं आता, जो बच्चों को कोचिंग में समझ में नहीं आता, उन बच्चों के लिए हम वीडियो लेके आ रहे हैं। और उन बच्चों के लिए हम स्पष्ट तरीके से पूरी तरीके से तैयार हैं उन लोगों की दिक्कत को, समस्याओं को समाधान करने के लिए, हर प्रकार की समस्या समाधान करने के लिए उनके लिए हम तैयार हैं, ओके। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे पॉइंट बात करेंगे। अब हमारा अपने चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारा जो हमने जो लिया है वो है अर्थशास्त्र का, ओके। क्योंकि हम मास्टरमाइंड का मॉडल आप लोगों का जो है वो 10th क्लास का है। अर्थशास्त्र का मॉडल हमने मतलब इसको लास्ट से करेंगे, फिर करेंगे जो भी है ना, जो उसके बाद आएगा जो लोकतंत्र का है उसको करेंगे, फिर ज्योग्राफी का, फिर हिस्ट्री का, ओके। तो ऐसे चलेंगे, हम बिल्कुल लास्ट से कर रहे हैं, क्योंकि है ना देखो लास्ट वाले में कम चैप्टर हैं, तो ऐसे करते हुए चलेंगे, ओके। तो ये हमने है ना 5 चैप्टर आपके लिख लिए हैं। विकास है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, मुद्रा और साख है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था है, उपभोक्ता के अधिकार हैं,
ओके। लेकिन इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, इससे पहले हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, क्योंकि ये वीडियो में मतलब कि देखो जगह कम पड़ गई बोर्ड पर, और इतने में है ना मतलब कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके 3 चैप्टर ही कवर हो पाए हैं, और 3 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ही नोट डाउन हो पाए हैं, और ये 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं जगह नहीं बची थी, इस चक्कर से इनको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ओके, तो आप लोग है ना वो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि हम जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको पॉइंट बाई पॉइंट करेंगे कि है ना, क्योंकि हम इसलिए करा रहे हैं इसके लिए, क्योंकि अगर आप लोगों की एसएसटी में इस मॉडल में अच्छे नंबर आ गए है ना, जबकि इस मॉडल में कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे इससे बहुत डरते हैं, क्योंकि है ना उनको याद करने में दिक्कत आती है। मैं इस एसएसटी के मॉडल को अगर है ना, वो तो मुझे है ना लिखना पड़ता है यहाँ पर बोर्ड पर, इस चक्कर से मुझे समस्या आ जाती है। अगर मुझे लिखना नहीं पड़े ना, और है ना मान लो कोई और बोर्ड हो ना, जिससे कि है मैं डायरेक्टली है ना अपने फ़ोन का जो फ्लैश है वो यहाँ मारूँ और आपका पेपर यहाँ आ जाए, उसको उस पर समझाना ना पड़े, तो आपको मुश्किल से 10 दिन लगेंगे आपका सिर्फ और सिर्फ मॉडल को पूरी तरीके से कराने में। आपका कोई सा मॉडल हो उसको सिर्फ 10 दिन लगेंगे सिर्फ और सिर्फ मुझे कराने में, है ना। बस मुझे लिखने पड़ता है ना, इसमें टाइम लगता है, इस चक्कर से वीडियो थोड़ी है ना लॉन्ग हो जाती है, और मतलब वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है। ओके, तो फिलहाल वो आगे की बात है कि जैसे भी होता है व्यवस्था ऐसे करते हैं आगे के लिए, और है ना। तो हमारे जो 2 चैप्टर हैं यहाँ, चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ करते हैं वीडियो शुरू के लिए, और ये 3 चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हमने कवर अप किया है। ओके, तो ये विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा और शाख। ओके, तो ये वाले चैप्टर जो हैं इनको हम करते हैं कवर अप, और अभी इनके जो खास क्वेश्चन आंसर हैं वो हमने कर लिए हैं, और है ना फिलहाल हमने एक आधे ही 2 क्वेश्चन आंसर एक आध 2 पार्ट के हमने छोड़े हैं। ओके, तो ये वाला चैप्टर है, इसको कर रहे हैं कवर, और इन 3 को कर रहे हैं कवर। ओके, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कर रहे हैं कवर। क्लियर? तो आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है और मुझे यहाँ समझाना पड़ेगा, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। आप लोग एक बार इन 5 चैप्टर आपके लिखे हुए हैं, तो मैं इन 3 को मैं इन 5 को मिटा लूँगा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। मुझे समझाने के लिए थोड़ा सा एरिया चाहिए, तो मुझे यहाँ समझाने के लिए आपको जगह चाहिए है, तो मुझे है ना, तो आप एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि मैं आगे अपनी बात को पूरा कर सकूँ, और आप लोगों के बात क्लियर हो सके, आप लोग समझ सकें। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इसको हम मिटाते हैं अब, और कहानी शुरू करते हैं अब। ओके, तो एक बार इसको आप देख लिया है, हम सिर्फ 3 चैप्टर कवर करेंगे, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा और शाख। देखो आपको लिखा भी है विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर 2, चैप्टर 1, चैप्टर 3, मुद्रा, शाख। ओके, लिखा भी है, इन 3 को करेंगे, क्योंकि भाई बच्चे लोग, मैं मतलब कि सॉरी बोल रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि है ना आगे जगह नहीं बची, तो इसलिए भाई अब मैं कहाँ लिख दूँ, मैं दीवार पे तो है ना लिख दूंगा तो मिटाने में दिक्कत आएगी। मैं तो यहाँ भी लिख दूँ, मेरे पास जगह हो तो मैं यहाँ लिख दूंगा आपको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ मिटाल नहीं पाएगा ना यहाँ पर, इस चक्कर से। और बोर्ड छोटा सा ही है तो थोड़ी समस्या रही है, इसको समझ भी रहे हैं, थोड़ा कैमरे में थोड़ी दिक्कत रही है, थोड़ी लाइट की दिक्कत रही है, लेकिन फिर भी आप लोग है ना वीडियो समझते हैं, देखते हैं, और मुझे कमेंट मिलती हैं, तो मैं है ना कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ कमेंट का। आप लोग है ना, आप लोग सहयोग कर रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए, और आप लोग परसेंट लाएंगे तो भाई मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोगों की परसेंट अच्छी आनी चाहिए, बस इसलिए मैं है ना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो उसमें डाल रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं शुरू। अब कोई बकवास नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अब होगी पॉइंट बाई पॉइंट बात होगी। अब बात चलेगी पढ़ाई से, अब कोई बात डिस्कस नहीं होगी, कोई फालतू की बात नहीं होगी। अभी बहुत सारी बातें कर ली हैं हमने। अब चलते हैं कोर्स की तरफ, तो इसको हम ज़रा शुरू करते हैं। इसके लिए थोड़ा ही इसको हाथ में पकड़ लें, क्योंकि इसकी आवश्यकता अधिक पड़ेगी हमें, और ये 1 मार्कर रख दें। अब ज़रा फर्स्ट तरीके से इसको हम करते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है विकास। ओके, पहला चैप्टर हमारा क्या, विकास। तो विकास में हमने जो आपके जो देखो, हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन को नहीं लिखा है, अतिलघु क्वेश्चन को नहीं लिखा है। क्लियर? तो हमने जो क्वेश्चन को लिखा है वो लिखा है आपके जो लघु उत्तरीय हैं और तो विस्तृत हैं। तो विस्तृत आपके साथ लघु उत्तरीय है ना, मतलब छोटे में दिए गए हैं, तो है ना वो है विस्तृत, है ना विस्तृत संख्या 1, 2 नाम से है। लेकिन आपके में नंबर वो है, आपके नंबर जो सही लिखे हुए हैं, जो आपका मॉडल इस साल का जो मॉडल है, आपके जो उससे देख लीजिए, वरना आप क्वेश्चन के पॉइंट को देख लीजिए। हाँ देखो पॉइंट देखना आपको, और ये पॉइंट आपको एग्जाम में दिखता है तो आपको लिख के आना है, आप थोड़ा मैच कर लीजिएगा। ओके, लेकिन मैंने है ना आपके जो मेन टॉपिक हैं वो लिख लिए हैं, लेकिन मैंने एक आध ही क्वेश्चन छोड़ा होगा जो नहीं आने वाला है। जो आने वाले क्वेश्चन है उनसे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे SST में, ये इसका मेरे को वादा है, इसको मैं आपसे वादा करता हूँ। आपके SST में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, आप क्वेश्चन करके आएंगे अगर आपने ये वाली क्लास कर ली तो। ओके, तो हम बात नहीं करेंगे अब बिल्कुल भी। राष्ट्रीय अर्थ, देखो पहला है हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु 3 उपाय। पहला आपका क्वेश्चन होगा, विकास वाला चैप्टर है राष्ट्रीय आय वृद्धि। तो हम राष्ट्रीय आय में पहले हम बात करते हैं। देखो राष्ट्रीय आय क्या होती है, ये यहाँ पर 20 लोग हैं। ओके, और ये 20 लोग एक कहाँ पर हैं, एक देश में हैं। ओके,
ये 20 लोग हैं, 20 लोग एक देश में हैं। अगर मान लीजिए कि अगर 20 लोग हैं ना, 20 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग, कोई है ना कोई कुछ कर रहा है, कोई है ना किसी दुकान है, कोई जॉब में है, कोई जॉब में है, किसी की दुकान है ना, और कोई मतलब कोई है ना मतलब कोई कुछ कर रहा है, या फिर मान लो कोई है ना कोई अलग काम कर रहा है, तो है ना इस प्रकार से वो लोग जितने मतलब वो लोग जितने रुपये कमा रहे हैं, वो लोग प्रतिदिन रोज जितने रुपए कमा रहे हैं, ओके, वो उनका ऐड होता है। आज शायद आप जानते होंगे कि आप लोगों की है ना आय बनी होगी, आपके पिताजी की आय होगी कि है आपके पिताजी की कितनी इनकम है। आप लोग जब है ना स्कॉलरशिप को हम ऑनलाइन कराते होंगे तो उसमें आय होती है, तो वही आय से बनता है आपकी, देखो आपकी वो है ना देखो उस पर सालाना आय होगी कि है ना एक साल की आय कितनी है, तो उसी के माध्यम से ना साल की जब है ना उसमें साल में जब भाग देंगे तो महीने की निकलती है, महीने से एक दिन की निकलती है आय। तो वही चीज़ आपकी है ना जो लोग है ना मतलब रोज़ काम करते हैं उनकी रोज़ की आय कितनी होती है, वो रोज़ कितना कमाते हैं, कोई 500 कोई 400 कोई है ना कोई कितने भी, तो वो चीज़ है ना जब वो लोग है ना उन लोगों की आय है ना जब काउंट होती है तो ये होती है, ये हो गई कितनी, वो ये आय हो गई प्रति व्यक्ति आय, यानी कि प्रति व्यक्ति, देखो जॉब वाले व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति यहाँ पर आ गया तो इसकी एक व्यक्ति की आय कितनी है, और ये एक व्यक्ति की आय कितनी है, इसकी आय कितनी है, तो है ना तो इसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलते हैं इसे, एक व्यक्ति की आय को, एक व्यक्ति की जो रोज की कमाई होती है या है ना उसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, मतलब प्रति व्यक्ति आय दिन की कितनी है, महीने कितनी है, या सालाना कितनी है, ओके, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है। उसके बाद में क्या है, अगर ये सारी आय अगर हम देश के हिसाब से देखें तो हम देखेंगे कि 20 लोगों की आय इतनी है, तो फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय कितनी बन रही है, तो है ना राष्ट्रीय आय कितनी बन रही है। तो जब इन लोगों की आय जब मिलकर जब पूरे देश की जब है मतलब जब पूरे देश के लोग हैं उन लोगों की आय को जब जोड़ा जाता है, तब है ना जब जोड़ा जाता है तब बनती है क्या, राष्ट्रीय आय। तो है ना क्योंकि सब लोग देश के अंदर तो रह रहे हैं, तो है जब है ना एक व्यक्ति दो व्यक्ति इन सबकी आय को जब जोड़ लेंगे तो बनती है कि राष्ट्रीय आय, ओके, तो उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय। तो है ना अब देखो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे होती है, भाई राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे होगी, अब देखो राष्ट्रीय आय है, अब अगर इन लोगों को हम अच्छा काम देंगे, जब हम इन व्यक्तियों को अच्छा काम देंगे तो अब है ना सारे व्यक्ति काम करेंगे, कोई मजदूरी नहीं करेगा, कोई जॉब है, कोई है ना और कोई मतलब इंजीनियर है, कोई मतलब है ना कोई और किसी कोई और फील्ड में काम कर रहा है, तो इससे आय किसकी बढ़ेगी, इससे आय बढ़ेगी, देश की आय बढ़ेगी, है ना, इससे नाम किसका होगा, देश का नाम होगा, तो इससे जीडीपी किसकी बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी, ओके, तो किसकी बढ़ेगी, मतलब जीडीपी देश की, है ना, तो देश की आय बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी कि है ना, अगर सब व्यक्ति आय बढ़ेगी तो इन लोग जोड़ देंगे, भाई देश के अंदर तो रह रहा है सब लोग, तो है ना, तो अगर मान लो कि मतलब कोई विदेशी लोग है, विदेशी लोग अगर पूछता है कि भाई आपके लोगों में कितनी आय है या आपके देश के लोग कितनी आय है, तो वो लोग इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ देश की आय इतनी है, तो यहाँ पर मतलब प्रति व्यक्ति की आय इतनी है, ऐसे अंदाजा लगा लेते हैं, ओके। तो ये हो गया, तो है राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु मतलब 3 उपाय, तो राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु 3 उपाय हैं, आपको कौन कौन से मतलब है ना कौन कौन व्यक्ति किस किस फील्ड में काम कर रहा है, कोई स्वास्थ्य में है, कोई है ना मतलब है ना मतलब कोई कि देखो बहुत सारे प्रकार के काम हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ कर रहा है ना, तो राष्ट्रीय आय वृद्धि होगी ना जब लोग अच्छी जगह काम करेंगे तो है ना अच्छा रुपये मिलेगा, लोगों के लिए अच्छा रुपये मिलेगा तो देश का नाम अच्छा होगा कि भाई है ना पढ़े लिखे लोग हैं, तो है ना वो चीज़ है वो लोग राष्ट्रीय आय में है ना मतलब ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे ही तो है ना वो 3 आय मतलब 3 उपाय जो आपके माइंड में आ जाए वही आपको लिखना है, ये नहीं रट्टा मारना, आप एक बार समझ लेना वही आपका हो जाएगा, ओके। फिर शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय, देखो शिशु मृत्यु दर, ओके, शिशु मृत्यु दर। अब देखिए जरा इसको जरा हम बिठाते हैं जरा, ओके, देखो शिशु मृत्यु दर रोकने के उपाय, यानी कि जब है ना जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं है ना, तो अगर छोटे बच्चे होते हैं जिनका जन्म होता है फिर उनकी मृत्यु होती है, किसी कारण से मृत्यु होती है ना, आपने देखा होगा कि है ना बहुत छोटे बच्चे होते हैं मतलब जिनका जन्म हाल हुआ है ना मतलब तो मृत्यु हो गई, और कहीं मतलब है ना मतलब कहीं बच्चा जिंदा है तो माँ की मृत्यु हो गई, तो ये चीज़ है ना ये चीज़ होती है, ओके। तो है ना अभी पॉइंट है सिर्फ शिशु मृत्यु आया है तो बात सिर्फ हम बच्चे की करेंगे, ओके। तो है ना बच्चों की मृत्यु क्यों होती है, या बच्चे हैं 1 साल तक जीवित रहते हैं फिर बच्चों की मृत्यु होती है, ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण है। इसका कारण क्या है, देखो इसके पूछना ये लोग पूछना 3 उपाय, तो 3 उपाय में कहा देखो अगर हम लोग है ना स्वास्थ्य में अच्छा स्वास्थ्य रखेंगे तो अच्छा होगा, अगर है ना अगर
अगर बच्चों की माताओं को अच्छा खाना मिलेगा, पौष्टिक खाना मिलेगा, तो बच्चों को खाना अच्छा मिलेगा उसी माध्यम से, तो है ना जो है ना, तो है ना ओके, तो वो चीज़ है। और ऐसे है ना बहुत सारे पॉइंट है कि है ना, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए है ना भाई अच्छा खाना तो मिलेगा कम से कम, है ना, और उनकी माताओं है ना, जब माताओं को अच्छा खाना मिलेगा तभी है ना, तभी उनकी जो संतानें होंगी वो है ना अच्छी होंगी, मोटी ताज़ी होंगी, है ना, तो वो है ना हष्ट पुष्ट होंगी। तो इसलिए तो हमें किस पर काम करना है, हमें स्वास्थ्य पर काम करना है। और एक उपाय होगा, एक उपाय हो गया, स्वास्थ्य का उपाय हो गया, है ना, और मृत्यु रोकने के लिए है ना, अगर हम और भी है जो बताना, मतलब शिक्षा को अगर हम है ना गांव में अगर है ना हम लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, आपको ऐसे रहना है या ज़्यादा काम नहीं करना है, वो चीज़ है ना हम बताएंगे जो लोगों को, तो क्या करेंगे हम जागरूक करेंगे, तो है ना, तो इससे भी एक उपाय, ये भी एक उपाय है ना। और इस प्रकार से और भी है ना उपाय हैं, अगर है ना, अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे, गाँव के लोगों को पढ़ाएंगे, या फिर है ना मतलब जो है ना मतलब जो माताएं हैं, है ना, तो है ना मतलब कि, तो है ना, अगर उनको हम जागरूक करेंगे कि ऐसे नहीं, आपको अपने बच्चे का ख्याल ऐसे रखना है, और ये इस तरीके से रखना है, बाहर घूमना नहीं है ना, मतलब इस प्रकार से जो भी आपके माइंड में आए कि बच्चों को कैसे सही रखना है, वो चीज़ आप यहाँ पॉइंट लिख दीजिए, तो आपको सही हो जाएगा, क्योंकि आपको ये अति लघु में है, 2% दिए हुए हैं, ओके। और लघु में आए, अगर मतलब विस्तृत में आए, तो इसके पॉइंट और बढ़ा दीजिए, और उसके बाद लिख दीजिए आराम से लिखें। लेकिन कुल मिला के ये है, आपको सोशल साइंस में SST के मॉडल में लिख के आना, ढंग से लिख के आना, बढ़ा के लिख के आना, ओके। इसलिए मैं इस पॉइंट को, हर पॉइंट को मतलब डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोग अपने माइंड से लिख सकें, ओके। अगला क्या, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों के मापदंड। विश्व बैंक मतलब है ना, मैंने इसे मतलब इसका मेन पॉइंट लिखा है, आपका क्वेश्चन और भी बड़ा है, लेकिन मैंने यही लिखा क्योंकि जगह नहीं पड़ रही थी, जहाँ है ना जगह कम पड़ रही थी, तो विश्व बैंक विभिन्न वर्गों के मापदंड, ओके। तो इस पे इसका क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पहले हम देख लें कि वीडियो सही चल रही है ना, आपको नजर आ रहा है कि नहीं। तो क्या है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों के मापदंड उपाय। देखो इसका छोटा सा ही है, 12,056 जिन देशों की आय, मैंने कहा था आपसे कि प्रति व्यक्ति की आय से, यानी कि हर एक व्यक्ति की आय जुड़ती है जब देश में, तो उससे बनती है राष्ट्र की आय, ओके। तो ऐसे ही जिन देश में मतलब है ना जो लोगों की आय, ऐसे मान लीजिए है ना, मतलब जिस देश की आय मतलब कि 12,056 डॉलर होती है, ओके, 12,056 डॉलर है, मतलब सॉरी मतलब क्या डॉलर होती है, तो है ना, मतलब वो देश अच्छे हैं, वो देश उच्च, उनकी आय उच्च है, उनकी आय ऊंची है। और जिन देशों की आय कुछ 900 के कुछ आसपास होती है, मुझे है ना लगभग याद नहीं आ रहा, कुछ 900 के कुछ आसपास होती है, ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना, है ना, कुछ 900 के आसपास ही है, कुछ शायद 932 है, 956 है, 936 है, याद नहीं आ रहा मुझे, आप लोग देखा लेना, मुझे देखा है 900 कुछ ही है ना। तो अगर आपको काउंट, अगर आप भी भूल जाएं नंबर के लिए, तो आप ले लेना लगभग, ठीक है, जिससे कि आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो लगभग जिन देशों की आय इतनी होती है, मतलब 956 है, 36 है, जो क्लियर नहीं है मुझे थोड़ा, हाँ लेकिन इतना है कि 900 से कुछ ही है, ठीक है। और जिन देशों की आय इतनी होती है, तो वो आते हैं निम्न में, यानी कि उन लोगों की आय नीची है, यानी कि वहाँ गरीबी है, उस देश में गरीबी है। तो ऐसे ही वर्ल्ड बैंक मतलब जो विश्व बैंक होती है, वो अनुमान लगा लेती है कि कौन से देश अमीर हैं, कौन से देश गरीब हैं, ओके, कौन से अमीर है, कौन से गरीब है। तो ये एक नंबर है 12,056, है ना। जिन देशों की आय होगी या जिन व्यक्ति की प्रति आय होगी, तो वो है ना वो उच्च में आएंगे, और जिनकी 900 से कम होगी वो निम्न में आएंगे, ओके। तो ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, और है ना इसमें इसका मेन पॉइंट यही है, फिर आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बाकी है ना अगर आप यहाँ समझ गए होंगे, तो अगर ये क्वेश्चन आपके आ जाएगा में, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, लेकिन है ना अगर आपका थोड़ा पढ़ना चाहें तो आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ओके, मॉडल से, जिससे कि आप थोड़ा और अच्छे कर सकें, है ना। फिलहाल मैंने इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपको समझा दिया, जिससे कि अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों के मापदंड कैसे करती है, तो इस तरीके से करती है, ओके। अगला क्या है, विकास मापने के UNDP, मैंने ये लिखा हुआ है, विकास मापने के क्या क्या है ना वो होते हैं विकास मापने के, तो UNDP बता रहा हूँ, देखो, ठीक है, UNDP वाला क्वेश्चन है आपका, UNDP जो है क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे जरा। देखो विकास मापने के लिए, जैसे है ना मतलब विकास कहाँ हो रहा है, किस स्तर पर हो रहा है, तो है ना, जैसे कि इसको देखने के लिए हम पहले एक बार देखते हैं जरा, वीडियो कहीं रुक तो नहीं गई, है ना, ऐसी दिक्कत हो जाती है वीडियो देखने के लिए। अभी वीडियो से चल रही है और दिक्कत नहीं आई है कोई भी, फिलहाल चलते हैं इस तरीके से कंटिन्यू, ओके। तो क्या है, देखो UNDP, तो UNDP जो है, देखो ये होती है, देखो विश्व बैंक, तो विश्व बैंक है जब प्रति व्यक्ति आय को देखती है, तो है ना वो एक ऐसी अनुमान लगा लेती है, ओके। लेकिन जो UNDP का है, जो देखती है ये मानव विकास रिपोर्ट, तो ये जब मानव विकास रिपोर्ट को देखती है, देखो इसमें थोड़ा बताना पड़ेगा आपके लिए,
ये सब विदेशी संस्थाएं हैं जो देखती हैं कि है देश में कौन कौन से हैं, मतलब कौन सा देश स्वस्थ है या कौन सा देश में मतलब बीमारी अधिक है या कौन सा देश गरीब है। ये सारी वो संस्थाएं हैं, विश्व बैंक है और UNDP संस्था है, तो ये सब वर्ल्ड की हैं। ओके, तो है ना ये पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा करती हैं, ये है ना ये पूरी वर्ल्ड को निगाह रखती है कि कौन देश आगे कौन देश पीछे है, किस देश में गरीबी है, किस देश में अच्छे बीमार हैं, किस देश में पढ़े लिखे लोग हैं, किस देश में ज़्यादा वाहन है। इस टाइप सा निगाह है ना ये लोग रखते हैं और अलग संस्था हैं। ओके, इन चीज़ों की अलग संस्था है। तो फिलहाल हम बात करते हैं इनकी। देखो, जब विश्व बैंक का जो निगाह रखती थी तो है ना ये देखती थी, ये इसका काम था सिर्फ और सिर्फ ये करती थी सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय। इसका काम क्या था, ये देखती थी सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को देखती थी। कौन? विश्व बैंक। ओके, और है ना इसके बहुत सारे है ना मतलब अच्छे परिणाम मिले और बुरे परिणाम मिले और बात क्लियर नहीं हो पाई थी, क्योंकि है ना ये देखती थी और है ना जबकि देश में लोग हैं हर तरीके के रहते हैं। तो इस प्रकार से UNDP की संस्था है, UNDP जो है, UNDP ने क्या किया, इसने देखा कि है ना, और इसका जो काम था इसने देखा कि भाई ये काम तो आधा कर रही है, तो उसने क्या किया, इसने शिक्षा पर भी देखा। भाई शिक्षा में देखा कितने पढ़े लिखे लोग हैं। इसने देखा स्वास्थ्य, देखा कि स्वास्थ्य में लोग कितने मतलब किन लोगों का स्वास्थ्य सही है, किन लोग स्वास्थ्य खराब है, तो वो चीज़ ने देखी। ओके, और इसने है ना मतलब कि लोगों का स्वास्थ्य देखा, शिक्षा देखी, और भी है ना कई पहलू हैं, और खाने पीने की व्यवस्था कैसी है देशों में वो देखी इसने। और खाने पीने है जो महिलाएं हैं वो क्या खाती हैं, है ना पुरुष क्या खाते हैं, तो उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनको आय कितनी मिल रही है, तो ये सारी चीज़ इसने देखी। तो है ना, तो इन्होंने है ना जो लोगों के अंदर के पहलू हैं उनको भी देखा इसने। लेकिन इनका काम क्या था, सिर्फ और सिर्फ इन्हें देखा कि प्रति व्यक्ति आय इतनी है, 12,056 है, तो वो सही है। और क्या एक और थी क्या, जो निम्न आय है वो कितनी है, 995 है। कितनी है, 995, याद आ गया, 995 है। ओके, 995 डॉलर प्रति वर्ष। ओके, तो आप देख लीजिएगा एक बार, वो है 12,056 है और ये है 995। ओके, तो क्या है, प्रति वर्ष, डॉलर प्रति वर्ष, तो ये है, याद आ गया ये चीज़ अभी 995। और जिन देशों की आय मतलब नीचे होगी वो निम्न में आएंगे, जिनकी इतनी होगी वो उच्च में आएंगे। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब देखो जो इसने काम किया था, मतलब इन्होंने काम किया था, UNDP ने काम किया था, वो किया था शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, जो वास्तविक चीज़ें होती हैं, उस पर इसने रिपोर्ट बनाई थी, मानव विकास रिपोर्ट इसने है ना, जो लोगों की है ना, जो मतलब जो लोग लड़ते हैं और किस तरीके से उनकी आवश्यकता होती हैं, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है और खाने पीने की है, पोषण की है, जिसे बोलते हैं पोषण। ठीक है, जिन लोगों को अच्छा खाना पीना मिलता है या कम खाना पीना मिलता है उसको बोलते हैं पोषण। कौन सा मिल रहा है, मतलब पोषण आहार उन लोगों को कैसा मिल रहा है, तो वो चीज़ होती है। ओके, तो वो चीज़ है। तो ओके, तो आपको UNDP वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखना होगा जो मतलब इन लोगों ने वास्तविकता को देखा और मानव विकास रिपोर्ट में जो बेसिक चीज़ थी, जो बारीकी चीज़ थी, उनको भी देखा। और इन्हें देखा सिर्फ और सिर्फ क्या देखा कि भाई कितनी इनकम है, मतलब कौन कितना कमा रहा है हर साल में, इन्हें देखा सिर्फ और सिर्फ वो किन्ने, विश्व बैंक ने। ओके, तो यहाँ तक हो गया आप लोगों का। अब है ना आप लोग है ना इस चीज़ को देखो, वीडियो आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी, बार बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि है ना क्योंकि मैं है ना क्वेश्चन लिखा नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ पॉइंट बाई पॉइंट। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में आपके जो क्वेश्चन है उनको याद करने में आसानी नहीं आएगी, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको उसको भी करने में आसानी मतलब दिक्कत नहीं आ गया। अगर आपने ये क्वेश्चन अगर जो बता रहा हूँ उस हिसाब से आप क्वेश्चन लिख के आएंगे तभी आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा है ना इस चीज़ को अपने आप में उतारिए और देखिए कि है ना मतलब ये कैसे करा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये हो चुके हैं, ये वाले 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन चल रहा है आपका विकास वाले चैप्टर से है। ओके, तो क्या है, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा स्रोत 50। हाँ, भारत के द्वारा ऊर्जा स्रोत क्या है, और मतलब भारत के द्वारा लोगों के द्वारा ऊर्जा स्रोत। आपका क्वेश्चन जो पूरा है मैंने इतना देखो शॉर्ट में लिखा था कि आप लोग समझ जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा और चैप्टर विकास है, और क्या ऊर्जा स्रोत, और क्या 50 मतलब 50 साल तक आगे कैसे सही रहेगा। तो देखो इसके लिए जरा हम बात कर लें इस पर जरा, इसमें सिर्फ 2 ही है, परंपरा। ओके, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। ओके, देखो पहले करते हैं इस पर। परंपरागत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है या वह चीज होती है, मतलब वह मतलब है ना क्या बोलते हैं, ऊर्जा होती है जो है ना एक समय बाद समाप्त हो जाएंगी, उनका निश्चित समय है, वह समाप्त हो जाएंगी। जैसे कोयला है, पेट्रोल है। देखो पेट्रोल है अभी देखो कुछ है ना, अभी देखो सऊदी अरब में पहले बहुत था, लेकिन अब सऊदी अरब में बहुत कम रह गया है पेट्रोल, है ना। ऐसी है ना, कोयला है, कोयले खदान जब तक हैं तब तक हैं, फिर एक टाइम बाद खत्म हो जाएंगी। ओके, तो है ना जो चीज़ एक लिमिट में है, वो चीज़ एक बार खत्म हो गई तो उनको दोबारा बनने में कई साल, कई वर्ष
कई है ना कई शतक लग जाएंगे उनको बनने में, दोबारा बनने में। तो इसे वो इसलिए बोलते हैं परंपरा, जिन है ना मतलब जो अभी तक है मतलब जिनकी परंपरा है तक ही है। देखो परंपरा मतलब देखो क्या था, जैसे समाज बदलता है वैसे परंपराएं भी बदलती हैं। ओके, जैसे समाज बदलता है वैसे परंपराएं बदलती हैं। अब वैसे ये है कि है ना जैसे समाज आगे बढ़ेगा और क्या होगा कि एक टाइम बाद जो ऊर्जा खत्म हो जाएंगी तो उसे बोलते हैं परंपरागत ऊर्जाएं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और भी हैं। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, लेकिन फिलहाल मैंने क्लियर कर दिया कि परंपरागत ऊर्जा कौन सी होती है, जो खत्म हो जाती हैं, जो हैं जो मतलब जिनको दोबारा बनने में बहुत टाइम लगता है, उसे बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा। अगला क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा। ये वो ऊर्जा होती हैं जो अभी हमारे पास मतलब भारी मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनके माध्यम से हम अच्छी एनर्जी बना सकते हैं और जिनसे अच्छी एनर्जी बन भी रही है। कौन कौन सी हैं, देखो सूरज से कौन सी बन रही है, सौर ऊर्जा बन रही है ना। आपने देखा मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं सनलाइट, है ना, सौर ऊर्जा या फिर सोलर प्लेट, ये सारी किससे बन रही है, सूरज से बन रही है। भाई सूरज की रोशनी तो हमेशा रहेगी ना, रहेगी जब तक, अभी तो बहुत टाइम तक रहेगी। फिलहाल कोयला है, पेट्रोलियम है, ये तो कुछ समय पहले ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन सूरज तो भाई बहुत टाइम तक वो तो है ही है ना। तो इस प्रकार से है। और जल है, देखो कुछ जगह है ना तो भूतापीय ऊर्जा बन रही है, तो जल से कुछ ऊर्जा बन रही है। और जो पवन चक्री है, पवन चक्री देखो मतलब है ना क्या बोलते हैं, जो कि समुद्र के पास होती हैं और समुद्र के पास होती हैं, तो है ना जब हाँ मतलब हवा चलती है तो है ना, अब वो जब घूमती हैं तो उससे लाइट बनती है। उस प्रकार से है ना वो होते रहता है प्रोसेस, है ना। तो वही चीज़ क्या है, देखो जो चीज़ है ना मतलब जो चीज़ कंटिन्यू चलती है और जो चीज़ अभी चल रही है आगे के लिए, तो वो चीज़ किसमें आती हैं, गैर परंपरागत में। ओके, और जो चीज़ जल्दी खत्म हो जाएंगी, ओके, एंड हो जाएंगी, वो हैं, और ये चीज़ कंटिन्यू चलती रहेंगी अभी, तो ये हो गई गैर परंपरागत में। जैसे भूतापी ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है। ओके, इस प्रकार से। ऐसे ही ये आपको क्लियर हो गया। आपको इसको पढ़ लेने एक बार ढंग से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आपका बेस हमने कि आपको जो मेन पॉइंट है बता दिया है। आपके देखो 2 हेडिंग लिखे होंगे, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं जो ऊर्जाएं, आप लिख सकते हैं जो ऊर्जाएं कंटिन्यू चलती रहती हैं उन्हें बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जाएं, और जो ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं उन्हें बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल हैं कोयला, पेट्रोलियम। इसके एग्जाम्पल हैं सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, है ना। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, और भी हैं इसके बहुत सारे, लेकिन सोचने पड़ेंगे, सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं होना है। ओके, अब आते हैं धारणीयता। अगला टॉपिक आपका है धारणीयता। ये टॉपिक थोड़ा सा है और इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन में आने लगा कि देखो ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर और धारणीयता वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तो अब करते हैं ये वाला, आप समझ लीजिए धारणीयता। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका देखो आपके मॉडल में दिया होगा 6 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, देखो। लेकिन अब वरना आपको देखो जहाँ धारणीयता नजर आ जाए वही वाला क्वेश्चन है। ओके, धारणीयता जहाँ आपको क्वेश्चन नजर आ जाए वही वाला क्वेश्चन है। क्लियर, तो ये वाला क्वेश्चन है धारणीयता। देखो धारणीयता क्या होती है, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम हैं आप लोग हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों को वो काम ठीक से करना होगा। हम लोगों को वो काम ऐसे करना होगा कि वो चीज़ हमारे लिए भी रहे और आगे जो पीढ़ी आएगी उनके लिए वो चीज़ रहे। ओके, फिर एक बार रिपीट करते हैं इस चीज़ के लिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो चीज़ हमारे लिए भी उपयोग में रहे और आगे जो पीढ़ी आ रही है उन लोगों के लिए भी वो चीज़ उपयोग में रहे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने पानी का अधिक उपयोग किया, तो पानी का हम तो है ना मतलब पानी का लाभ हम उठा लेंगे, लेकिन आगे जो पीढ़ी आएगी उनके लिए पानी का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। उनके लिए पानी का लाभ नहीं मिलेगा, ये तो है। लेकिन समझे, लेकिन ये धारणीयता जो कहती है वो क्या कहती है, और जो है ना इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो चीज़ जो मतलब कंटिन्यू विकास मतलब है कि है ना हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें। इसकी परिभाषा देख लिए, इसकी परिभाषा ऐसे होगी कि है ना हमें जो चीज़ें हैं, जो साधन हमें दिए हैं प्रकृति ने, जैसे पानी है, धूप है और जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं, और है ना तो उस चीज़ का प्रयोग ऐसा करना चाहिए जो हमारे लिए भी रहे और आगे भी रहे। तो यानी कि है ना हम मतलब कि हमें मतलब कि क्या बोलते हैं आर्थिक ऊर्जा का और पर्यावरण का इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी को भी लाभ उठा सके और भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी लाभ उठा सके। आप समझे बात को, क्लियर हो गई कि है ना मतलब कि नुकसान नहीं होना चाहिए, कि एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका लाभ हम भी उठा सकें और आने वाली पीढ़ी भी उठा सके। अब एक बात और लेते हैं एग्जाम्पल। अगर हमने एक बाइक ले ली थी, ओके, बाइक कौन सी ली, बिल्कुल फटफटिया,
कैसे आएगा, फटफटी बाइक है मतलब कि बिल्कुल उसका साइलेंसर से बहुत सारा निकलता धुआं, बहुत सारा धुआं निकलता है ना। बहुत खचड़ा बाइक है, उसको ले ली बिल्कुल है ना, सही करा ली, वो उसका इंजन खराब है, अब उसको चलाते हैं धुआं निकलता है। ऐसे ना 20 बाइक ले ली तो है ना, 20 बाइक है ना, ऐसी बाइक बढ़ती नहीं तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा कि उन बाइकों से भी बहुत सारा पॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, हम लोग तो अपने ऐस में कमा लेंगे उस चीज़ को, हम लोग अपने ऐस काट लेंगे, लेकिन क्या होगा उन लोगों को जो आगे जो समाज आएगा उन लोगों को दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि इससे पर्यावरण खराब हो जाएगा, जो आगे पीढ़ी आएगी उन लोगों को बीमारियां होंगी, उन लोग कैंसर होगा, कहीं और बीमारी होगी, तो उससे आगे पीढ़ी को समस्या आएगी। तो वही चीज़ ये कहते, यह धारणीय था कि है ना, हम लोगों को ऐसे काम करना चाहिए कि हमारे काम में भी आए, कि हमारे काम मतलब कि हमारे काम में भी आए और आगे जो पीढ़ी आ रही है उसके काम में भी आए। तो इसे बोलते हैं धारणीयता, ठीक है, धारणीयता बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं कंटिन्यू विकास। ओके, बात समझ हो गई? फिर समझिए, जो चीज़ हमारे काम में आ जाए और वही चीज़ है ना, मतलब कि आगे मतलब उसका ऐसा उपयोग करें कि है ना, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वो चीज़ मिलती रहे। तो है ना, जैसे पानी है, अगर हम पानी कम उपयोग करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को पानी की समस्या नहीं होगी। अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में पानी बहुत कम है, चेन्नई में पानी बहुत कम है, पानी समस्या है ना अधिकांश हो रही है। और हम लोग तो है ना उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ की है ना मतलब यहाँ की जो ज़मीन है वो एक है ना, वो एक जलोढ़ मिट्टी की बनी हुई ज़मीन है ना। जलोढ़ मिट्टी वो होती है कि है ना, मतलब यहाँ की मतलब यहाँ कृषि अधिक होती है, तो इस चक्कर से हम पानी, और है ना हमारा जो उत्तर प्रदेश है यहाँ आसपास गंगा बहुत सारी हैं, गंगा क्षेत्र से बना हुआ है, तो हमें पानी की दिक्कत इतनी नहीं होती। अगर हम किसी और राज्य में रह रहे होते हैं तो वहाँ पर पानी मोल मिलता है। तो वो चीज़ है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो पहले के लोग थे उन लोगों को है ना दिक्कत, उन लोगों ने अगर वो लोग है ना पानी को सही से यूज करते हैं तो है ना वहाँ वो दिक्कत आज की पीढ़ी को नहीं भुगतनी पड़ती। और वही चीज़ हमारे लिए है, अगर हम आज अपने उत्तर प्रदेश पर पानी की अगर सही से अगर है ना अगर समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को दिक्कत होगी। ओके, तो भाई जी इसे बोलते हैं धारणीयता। अगर जो है ना हम आज जो यूज कर रहे हैं वो आगे यूज में रहे तो हमारा तो ओके, तो आपको क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके लिए, उम्मीद है मुझे। तो आप समझ लीजिए, अगर आपको है ना इसको ये पॉइंट आप समझ गए होंगे तो अपने आप से बड़ा चढ़ा के ले दीजिएगा, और वरना आप है ना एक बार आप चाहें तो मॉडल से पढ़ लीजिएगा। लेकिन है ना फिलहाल इतना मतलब अगर आपको नहीं क्वेश्चन आप उस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, इस टॉपिक को एग्जाम में लिख के जाइए, आपका गलत नहीं होगा। ओके, फिर क्या है, आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास है। देखो आर्थिक विकास क्या होगा, आर्थिक विकास कैसे होगा इसके बारे में। हाँ, आर्थिक विकास, हाँ, और राष्ट्रीय आय, प्रति आय, पहले करते हैं आर्थिक विकास। इकोनॉमिकल विकास कैसे होगा, जब हम मतलब जब लोग पढ़े लिखे होंगे, जब लोग संपन्न होंगे, जब लोग है ना अच्छे होंगे, अच्छा कमाएंगे, तो उससे क्या होगा, आर्थिक विकास तो होगा उनका। अगर मान लो हम हैं, हम काम करेंगे तो भाई अगर हम काम करेंगे तो पैसा भाई है ना, पैसा मिलेगा, है कि नहीं है। आप लोग काम करेंगे आप लोग पैसा मिलेगा, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, विकास तो आपका है, मतलब विकास तो आपका हो रहा है, आर्थिक विकास आपको वही आपके पास पैसा आ रहा है, तो क्या हो रहा है, आपका आर्थिक विकास तो अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपका आर्थिक आपकी इकोनॉमिकल जो है जो मतलब जो पोर्शन है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो क्या है, आर्थिक विकास, इस प्रकार से आप एक बार पढ़ना, आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरीके से। लेकिन आर्थिक विकास में फिलहाल इतना ही मेन पॉइंट है कि जिस चीज़ से हमारा मतलब ये आर्थिक विकास हमारे पास है ना, मतलब पैसा है, स्ट्रांग हो रहा है, मतलब इकोनॉमिकल फील्ड अगर हो रहा है तो उस चीज़ से क्या होगा, उस चीज़ से हम स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देश का है, अगर भारत के हर लोग के पास अच्छा इकोनॉमिकल फील्ड होगा, अच्छा इकोनॉमिक होगा, अच्छा पैसा होगा, तो इससे नाम किसका होगा, देश का होगा कि हाँ भारत देश के लोग गरीब नहीं है इतने। ओके, तो ये क्या आर्थिक विकास। ऐसे ही ना आपका क्वेश्चन कोई ऐड हो जाए तो आप देख लेना एक बार इसके लिए। लेकिन मेन पॉइंट इसका यही है, आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो क्या, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय बताया था भी मैंने आपके लिए, जो 20 लोगों की है, जो देखो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, वही क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन आ गया ये वाला। तो जब प्रति व्यक्ति को बताया था भी मैंने, देखो 20 वाला नंबर है, 20 है ना, इन लोगों का अलग काम दे दिया इन लोगों के लिए, और फिर है ना इससे ये देश में रह रहे हैं तो है ना, जो इन लोगों की जो आय होगी, इन लोगों की जो आय होगी वही आय देश की आय हो जाएगी, इन लोगों की आय मिलकर देश की बनती है। फिर क्या है, ये लोग सब लोग मतलब है ना, इससे नाम देश का होता है। ओके, तो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये वाला क्वेश्चन बताया था मैंने पहले नंबर पर, तो ये वाला क्वेश्चन सेम ही है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा क्या है, विकास के घटक क्या हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 80% ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और बहुत ही लल्ला वाला क्वेश्चन है ये। कैसा, बिल्कुल लल्ला वाला क्वेश्चन है। कैसे, देखते हैं एक बार इसको, समझते हैं इसको। देखो मैं है ना आपकी इकोनॉमी के है ना, देखो 3 चैप्टर एंड कर रहा हूँ, तो आपकी वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी। ओके, तो इसमें आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि मैं देखो और इसके 3 पार्ट बना रहा हूँ, इसके है ना एक चैप्टर के है ना बना रहा हूँ, तो इससे 5 वीडियो आप देख लेंगे। तो इसलिए ना एक बार में आप देखिए वीडियो खत्म कहानी इकोनॉमिक की, फिर है ना क्योंकि 2 पार्ट जगह कम पड़ रही थी, तो अगली वीडियो आएगी उसमें देख लीजिएगा, बस कहानी खत्म इसमें ही। ओके, अगला क्या है, विकास की
अवधारणा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। अवधारणा से आगे क्वेश्चन या और इसमें जोड़ दिया, घटक जोड़ दिया। तो देखो विकास, जिस फील्ड पर, जिस एरिया पर भारत में विकास होता है वो सब विकास में आ जाता है। अगर देखो हम लोग अगर खेती कर रहे हैं और खेती में विकास होने लगा है ना, और हम लोग किसी चीज़ में अगर हम लोग कोई दुकान लगा रहे हैं, दुकान पर अगर मान लो अच्छी कस्टमर हो गई और अच्छा माल लगा, तो है ना विकास। जैसे मान लो कि जैसे जैसे अगर हमारी ग्रोथ बढ़ती है, क्या ग्रोथ हमारी बढ़ती है, हमारा पैसे की इकोनॉमी बढ़ती है, तो क्या है उसे बोलते हैं विकास। किस चीज़ में बड़ा है ना, आपकी बढ़ोतरी हो रही है, आप नीचे नहीं गिर रहे हैं, तो क्या है विकास हो रहा है आपके। ठीक है, जैसे कि हमने मतलब कि हम पढ़ाई में अच्छे हो रहे हैं और है ना, अगर मतलब अच्छी कमाई हो रही है तो पैसे में अच्छे हो रहे हैं, तो विकास तो हो रहा है। और मान लो कि लोग बीमार कम पड़ रहे हैं तो विकास तो हो रहा है। ये तो है ना, ये सारे पॉइंट हैं, आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि है ना शिक्षा में विकास और स्वास्थ्य में विकास और बीमारी में विकास, है ना। इस प्रकार से पॉइंट बना सकते हो आप लोग, पॉइंट बनाते चलिए और यही हो जाएंगे, ये हो जाएंगे घटक। ठीक है, घटक हो जाएंगे। अब देखो शिक्षा में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शिक्षा अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा नाम होगा भारत देश का भी, है ना। और स्वास्थ्य में विकास होगा तो स्वास्थ्य में क्या विकास होगा, मतलब है ना जब लोग स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ होगा, तो स्वास्थ्य में विकास होगा, है ना। इस प्रकार से है ना बहुत सारे पॉइंट तैयार हो जाएंगे। किसान लोग अगर खेती अच्छी करेंगे तो इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट आप बना दिए। विकास में जितने आपको याद हो जाए उतने करके आइए आप, लेकिन आप उसको क्वेश्चन को भर के आइए पेज को, है ना। देखो आपको समझ में आ गया होगा जिस फील्ड में विकास होता है वो विकास ही है, चाहे देखो विकास किसी फील्ड में हो। ये होता है विकास की अवधारणा, जहाँ ग्रोथ बढ़ती है वहाँ विकास होता है। ओके, और फिर घटक क्या, जिस मतलब घटक मतलब जो प्रकार हैं विकास से। विकास किस किस फील्ड में हो सकता है, भाई विकास तो हर फील्ड में हो सकता है, चाहे किताबों में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे किसानी में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे दवाई दूरी में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे स्टूडेंटों में हो, चाहे बॉयज़ में हो, है नहीं, कहीं उनकी एज बढ़ रही है, माइंड नहीं बढ़ रहा है उनका, स्टूडेंट लोगों का, है ना। तो वो चीज़ हर जगह से विकास हो सकता है ना। विकास किसका हो जाए, भगवानी है ना। तो वो चीज़ विकास आप हर फील्ड में ला सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आएगा, तो इसलिए मैंने आपके लॉन्ग क्वेश्चन बता दिया प्रकार, आप अपने आप से लिख तो देंगे ही। ओके, तो यहाँ तक हो गया। तो हमारा आज अभी हमारा जो चैप्टर है पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। अगला जो मतलब कि चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये बहुत ही चैप्टर है। एक बार आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको हम कवर कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को कर रहे हैं कवर। देखो क्षेत्र वाला, आप पहले देखिए क्षेत्र, मार्कर ब्लैक ही यूज करते हैं कि नज़र नहीं आता है, क्योंकि लाइट की वजह से थोड़ा सा कभी कभी भारतीय क्षेत्रक। देखो भारतीय क्षेत्रक होते हैं, देखो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ऐसे कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे कर लो जैसे आपको अच्छा लगे, 1 2 3। ओके, मेन पॉइंट ये है, ये एक ही क्वेश्चन समझाएंगे। एक क्वेश्चन से आपके इस पार्ट से, क्षेत्र वाले पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपसे पूछा इस वाले पॉइंट से पूछा तो आपको लिख के आना है, इस वाले पॉइंट को पूछ लिया, इसको नहीं पूछा, इन 2 को नहीं पूछा, तब भी आपका इसी से हो जाएगा। अगर प्रथम को पूछ लिया तब भी आपका इसी से हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से देखिए। इस क्वेश्चन से, इस पार्ट से ये क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो क्या है, इसको लेते हैं कृषि, इसमें लेते हैं उद्योग या कंपनी, इसमें लेते हैं हम ये कौन सा तृतीय क्षेत्र, हाँ सेवा क्षेत्र। अब देखो जरा, जिन क्षेत्रों में प्रथम क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, जिसमें खेती होती है, जिसमें कच्चे काम होते हैं, वो आता है किसमें, मैंने जो बताया हुई और वीडियो अपनी, मेरी जो वीडियो आई है 40 मिनट की वीडियो आई है उसमें बताया हुई मैंने, और आप फिर देख लीजिए। जिन क्षेत्रों में मतलब फर्स्ट काम जो कच्चे काम होते हैं, मतलब खेती है या है ना, मतलब क्या बोलते हैं दूधो काम है, तो ये किस में आते हैं, ये सारे आते हैं कृषि क्षेत्र में। कच्चे काम में है ना, जो मतलब जो काम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं, वो किस में आता है, प्रथम के क्षेत्र में। ओके, फिर देखिए सेकंड क्षेत्र में वो आता है जिसमें कंपनी में जो माल कंपनी में बनता है, जो माल इंडस्ट्री में बनता है, जिसका उद्योग लगता है, उद्योग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्री है। ओके, तो क्या है, जिनका माल बनता है कंपनी के अंदर उसे बोलते हैं उद्योग। ओके, और जिनका माल मतलब जो चीज़ सेवा से होती है उसे बोलते हैं सेवा क्षेत्र। वो किसमें आता है, थर्ड क्षेत्र में। थर्ड क्षेत्र में कौन सा आता है,
सेवा क्षेत्र, सेकंड में उद्योग कंपनी, या और फर्स्ट में कृषि। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। देखो इसमें कौन कौन जाएंगे, देखो इसमें देखो सेवा कौन कौन करता है। हमने पहले देख लो, ये कंपनी अमेजॉन, वो भी करती है सेवा, करती है ना, सेवा करती है, तो वो भी आ गया। ऐसे डॉक्टर हैं, देखो डॉक्टर है ना, मतलब कि स्वास्थ्य सही करते हैं। और टीचर है, वो बच्चे पढ़ाते हैं, तो उससे नाम तो हो रहा है भाई, ऐसे उससे सेवा किसकी हो रही है, देश की सेवा तो हो रही है भाई, देश का नाम तो आगे बढ़ रहा है ना। और जो लोग सहायता करते हैं वो लोग किसमें आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। और जो कंपनी में जो माल बनता है वो किसमें आता है, उद्योग में। जो कृषि करते हैं वो आते हैं फर्स्ट क्षेत्र में। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अगर आपको इसमें अंतर आ गया तो अंतर कैसे करेंगे। अगर आ गया क्वेश्चन आ गया अंतर से, तो अंतर कैसे करेंगे, तो आपको अंतर ऐसे करना होगा कि है ना, देखो अगर इन दोनों अगर आ गया कि आपका मतलब सेकंड क्षेत्र में और थर्ड क्षेत्र में अंतर क्या है, तो देखो सेकंड क्षेत्र में भाई है ना माल तैयार होता है, और थर्ड क्षेत्र में माल पहुंचाया जाता है, सेवा होती है। कैसे, अब देखो इसका हम एक पॉइंट समझते हैं, एक कंपनी समझ जाते हैं। इसमें मान लीजिए, इसमें पार्ले जी कंपनी है, ओके, बिस्कुट की पार्ले जी कंपनी है। गेहूँ लगाए, गेहूँ से है ना, जब गेहूँ है इन कंपनी वालों ने ले लिए, जब कंपनी में आ गया गेहूँ, तो गेहूँ से क्या होगा, जब गेहूँ को बनाएंगे, आटा बनाएंगे कंपनी के लोग, और यहीं पर माल होगा पैक। ओके, गेहूँ आके जो माल पैक हो जाएगा यहाँ तक, जब जैसे इनकी पैकिंग हुई, देखो इन लोग काम क्या है, सेकंड क्षेत्र का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल जब यहाँ से आता है, कच्चे माल को यहाँ तक लाना। फिर इसका इन लोगों का मतलब इन लोगों का काम होता है कच्चे माल को है ना, उसका मतलब पूरा तैयार करना, आटा वाटा बनाना, जिस चीज़ का जो भी है, उसके बाद में माल को पैक करना, माल के पैकेट बनाना। फिर पैकेट बनाने का काम, मतलब पैकेट के बाद इन लोग काम खत्म, फिर काम शुरू होता है सेवा क्षेत्र का। फिर जिस चीज़ से माल लोड होता है ना, जब माल लोड होकर जहाँ दुकानों पर जाता है, लोगों पर जाता है, तो वो सारा काम आता है सेवा क्षेत्र में। ओके, बात समझ आ गई ये चीज़ में। पहले पार्ले जी कंपनी जो है ना, तो पार्ले जी कंपनी का मालिक किन पे जाएगा, किससे लेगा दूध, मतलब दूध नहीं, किससे लेगा, मतलब जो गेहूँ किससे लेगा, किसान लोगों से लेगा। फिर किसान लोगों से जो गेहूँ ले लेगा, तो है ना अपनी कंपनी में लाएगा। फिर कंपनी में है ना जब माल पैक कर देगा, फिर भेज देगा किसके लिए, लोडिंग होने के लिए, और फिर भेज देगा जो माल। फिर है ना मतलब जो पार्ले जी को जो बिस्कुट हैं पार्ले जी, जो कहाँ जाएंगे, सब लोगों को बट जाएंगे, जो दुकान वाले हैं, जो होलसेलर हैं। फिर लोग फिर आएंगे लास्ट में, आएंगे कस्टमर के पास, हम लोगों के पास लास्ट में आते हैं। ओके, तो ये चीज़ होती है सेवा क्षेत्र। तो आपको अंतर समझ में आ गया। आपको अंतर करना है तो कैसे करना है कि देखो सेवा क्षेत्र में लोग सेवा करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे हो गए। इंजीनियर नहीं आएगा इसमें, हाँ इंजीनियर भी आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जब हम किसी की सेवा करते हैं तो वो आता है सेवा क्षेत्र में। जब हम किसी कंपनी में माल बनाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, उद्योग में जो वर्कर हैं, लेबर है, वो किस में आती है, उद्योग में। ओके, और है ना, और जो किसान लोग किस में आते हैं, कृषि में। क्लियर, तो आपका यही मेन चीज़ है इस चैप्टर में, इस बार चैप्टर में। बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं है। फिर क्या है, संगठित और असंगठित क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र। क्लियर, तो इसको जरा हम समझते हैं एक बार फिर से, संगठित और असंगठित क्षेत्र। देखो हाँ, संगठित, देखो जो लोग जॉब करते हैं, कौन सी करते हैं, जॉब करते हैं, जो लोग ऐसे करते हैं, इसको नहीं लिख रहा, जो लोग जॉब करते हैं सरकारी, जिन लोगों की नौकरी लगी होती है वो आते हैं संगठित में। और जिन लोगों की नौकरी जॉब नहीं है, नौकरी कर लो, ऐसे एक ही करो, इसको एक ही नोट डायग्राम। देखो जिन लोगों की नौकरी, आपको अगर आप एक चीज़ और, अगर एग्जाम में आप डायग्राम बना के आए वाला तो बन जाएगा, ठीक है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में आ जाए, अंतर आ जाए, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। जिन लोगों की नौकरी लगी होती है, वो आते हैं संगठित में, जिन लोगों की नौकरी लगी होती है। ओके, और जिन लोगों की नौकरी क्या चीज नहीं लगी होती है, वो आते हैं असंगठित क्षेत्र में। क्लियर, वो आते हैं असंगठित क्षेत्र में। जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी होती है वो आते हैं असंगठित में। क्लियर, तो इसमें आएंगे, ये इसमें आ जाएंगे असंगठित में। अब देखो इन लोगों के क्या क्या काम होते हैं। अब देखो इन लोगों के है ना, जो लोग जब चाहें तब छुट्टी कर सकते हैं, इन लोगों की जॉब कहीं नहीं जाएगी। इनके देखो प्रकार और पूछ रहे हैं, इनके बारे में विस्तार से बताइए, इनके बारे में प्रकार बताइए, प्रकार, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या होगा कि
देखो इन्हें छुट्टियाँ भी मिलती हैं, इनका काम का प्रेशर कम होता है, और ये है ना जहाँ जहाँ जा सकते हैं छुट्टी करके। इनका वेतन है ना निश्चित होता है, और इनका है ना इनका है ना काम कभी हटेगा नहीं। भाई इनकी नौकरी लगी है ना, फिर वो काम कभी हटेगा नहीं, इनका काम हमेशा परमानेंट रहेगा, है कि नहीं है। तो ये चीज़ सरकारी में आ जाती है। ये सारी सुविधा कहाँ होती हैं? सरकारी में होती हैं। और जो सुविधाएं सरकारी में होती हैं वही सुविधाएं आती हैं संगठित क्षेत्र में। और असंगठित क्षेत्र में वो लोग आते हैं, मजदूर लोग आते हैं। देखो मजदूर लोग हैं या जो लोग रोज़ काम करते हैं वो लोग आते हैं, जो लोग रोज़ काम करते हैं वो लोग आते हैं असंगठित क्षेत्र में हैं। क्योंकि इन लोगों का काम फिक्स नहीं होता है कि आज काम मिले नहीं मिले, आज काम पर कहीं जाए नहीं जाए, है ना। और कहीं आज है ना आज सैलरी कितनी मिल रही है, आज है ना आज कितना बेहतर, आज है ना आज 700 मिल रहे हैं तो कोई 300 मिल रहे हैं, तो आज काम है ना कहीं 500 को मिल गया हमें, है बहुत से लोग होते हैं, है ना। ऐसे मान लो कोई ठेला वाला व्यक्ति है तो उसकी आज झाड़ी निकली है, उसकी आज जो कमाई निकली है वो 500 की निकली है, तो कल 800 की निकली है, वो कहीं 300 की निकली है, और कहीं 100 की निकली है। तो है ना ये लोग किसमें आते हैं? ये सब लोग आते हैं असंगठित क्षेत्र में, यानी कि जिन लोगों की कमाई निश्चित नहीं होती है, इनकी निश्चित नहीं होती है ना, मतलब कहीं कम कहीं ज़्यादा, वो आते हैं असंगठित क्षेत्र में। या जिन लोगों को छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं और जिन लोगों को रोज़ काम करना पड़ता है, जिन लोगों को गधे घोड़ों की तरह काम करना पड़ता है, मेहनत से काम करना पड़ता है, वो आते हैं असंगठित क्षेत्र में। ओके, तो आपसे अगर आपको अगर संगठित या असंगठित क्षेत्र का आपको आ जाएगा क्वेश्चन, तो ये आप समझ जाओगे कि है ना जिनकी नौकरी लगी होती है वो आते हैं संगठित में, जिनकी नौकरी नहीं लगी होती है वो आते हैं असंगठित में। और प्रकार इनका पूछ लिए प्रकार। तो देखो संगठित क्षेत्र में जो सरकारी लोगों को जो सुविधा मिलती हैं वो लिखना है, वो लिखना है इन लोगों की साइड में। जो सरकारी सुविधा मिलती है वो लिखना है इस साइड पे, और जो सुविधाएं नहीं मिलती हैं वो लिखना है इस साइड पे, है ना। इन लोगों को क्या सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ये लोग मन से काम करते हैं, ये लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, तो वो चीज़ आपको लिखना होगा यहाँ पर। अंतर आता है तो अंतर करना हो दोनों लोगों में, कि सरकारी लोगों में और गैर सरकारी लोगों में अंतर क्या होता है। ओके, तो है ना संगठित में क्या है? संगठित मतलब सरकारी, और असंगठित मतलब गैर सरकारी, ऐसे मान लीजिए गैर सरकारी। ओके ओके, तो आप लोग लिखते चाहिए ताकि है ना आपको डाउट नहीं है ना, क्योंकि मुझे बहुत कुछ समझाना है तो मिटाना पड़ता है बार बार। ओके, आपका अंतर आ जाएगा, आप इन दोनों में अंतर कर देंगे, सरकारी और गैर सरकारी को, मतलब व्यक्ति को क्या क्या सुविधा मिलती है, और अंतर नहीं आया तो आप ऐसे कर दीजिएगा। ओके, क्लियर है तक? अगला हमारा पॉइंट है किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं। ये आपको क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।